डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद, वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अ वेरी गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स। मैं शैलेंद्र त्रिपाठी, योर फिजिक्स फैकल्टी, आज आपका वेलकम करता हूं एमएनएस के महा मैराथन में। जैसे बेटा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे आपको पता है 28 जुलाई को आपका एमएनएस का एग्ज़ाम है, ठीक। और फिजिक्स सेक्शन से नियर अबाउट आपका 8 या 10 क्वेश्चंस आते हैं, इजी आते हैं, स्कोरिंग रहता है आपके लिए, लेकिन इस स्कोरिंग को भी आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप इसको बहुत हल्के में ले लेते हो, सोचते हो कि यार फिजिक्स से इजी आता है, हम कर ले जाएंगे। मेरा मानना है कि अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना फिजिक्स से, तो 10 के 10 सही होने चाहिए, क्योंकि इजी आता है, स्कोरिंग एरिया होता है। और यहाँ आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो और आपके जो मार्क्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में एमएनएस में हेल्प करेगा, और मैं आशा करूँगा कि ये क्वेश्चंस फंसें कुछ, या इसकी मदद से आप उस टॉपिक को पढ़ो फिर से और उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तो लिटिल बिट किसी तरह ये आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे, राइट। एक आइडिया आपको मिले कैसे आप इसको स्कोर कर सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक। चलिए, तो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। n molecules each of mass m and velocity v collide with the wall of a container and then absorb the pressure applied on the wall is। एक n मॉलिक्यूल्स है, ठीक, जिसका द्रव्यमान मास m है, वेलोसिटी v दी है। अगर वो किसी कंटेनर से कोलाइड करेगा और एब्जॉर्ब करेगा, तो जो प्रेशर लगा वॉल पे वो कितना आएगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रेशर का, अंदर प्रेशर का वो फॉर्मूला है mn, ठीक, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर याद होगा आपको, प्रेशर क्या होता है? वर्क बाई एरिया, है ना। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय एरिया, है ना। और फोर्स को और ओपन करते हो, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय एरिया, क्लियर। मास तो m ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है आपके, n मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, n मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन क्लियर होगा, तो फिर यहाँ पे बोल रहा है n टाइम वो प्रेशर एब्जॉर्ब करेगा वॉल से, बाहर आएगा, ठीक। n टाइम बाहर आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो mn वॉल्यूम स्क्वायर बाई 2, ये प्रेशर अप्लाइड होगा वॉल पे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लॉ ऑफ फाराडे इज ऑब्टेन बाय कन्वर्सेशन ऑफ, ठीक। द लॉ ऑफ एक्चुअली फाराडे नहीं, इससे फैराडे है। द लॉ ऑफ फैराडे इज ऑब्टेन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, थोड़ा मिस प्रिंट है ये, ठीक है, लेकिन ये एक ही है, ठीक है, फैराडे। द लॉ ऑफ फैराडे इज ऑब्टेन बाय द कंजर्वेशन ऑफ, किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बचा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा पे है, ठीक। मैंने आपको बताया था रिडक्शन आपके यूनिफिकेशंस में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में किरचॉफ लॉ आपका, ठीक है, फैराडे लॉज हो गए, ये सब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, क्लियर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट बेटा, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या कह रहा है? देयर इज ए क्यू चार्ज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए क्यूब, देन द एनर्जी फ्लक्स इज। एक क्यूब है, ठीक, इस क्यूब के सेंटर में क्यू चार्ज है, प्लेस्ड है, ठीक। तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स
कितना होगा, जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स, ये कितना होगा, तो क्यूब के सेंटर पे है बेटा, ठीक, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब है ना, और आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हो 6a होता है। तो आप अगर इधर देखो सरफेस एरिया आप निकालते हो आप, तो 6 इंटू साइड होता है, अगर एक साइड का आता है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, तो 6 साइड्स का कितना आएगा, क्यू 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका, थर्ड का ए, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। Two thin lenses are put close to each other. Focal length of the combination is, अगर दो थिन लेंस को हम एक साथ रखेंगे तो उसकी फोकल लेंथ के कॉम्बिनेशंस क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन लेस देन द स्मॉल फोकल लेंथ, मोर देन द बिगर फोकल लेंथ, इक्वल टू द अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ द फोकल लेंथ, इक्वल टू द जियोमेट्रिकल एवरेज ऑफ द फोकल लेंथ। दो लेंस को हमने साथ में रखा है, हमने मान लिया कॉन्वेक्स लेंस को हमने ऐसे साथ में रखा, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, दोनों की अपनी कुछ फोकल लेंथ आएगी, तो दोनों फोकल लेंस को निकालेंगे तो क्या आता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इट इज़ वॉट, इट इज़ द अरिथमेटिक सम ऑफ इक्वल टू द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक, ये अरिथमेटिक मीन्स के बराबर होता है, ये ऐड होता चला जाएगा, ऐड हो जाता रहेगा AP सीरीज में। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द फोकल लेंथ। नेक्स्ट, a car is moving on a horizontal circular path with 10 meter per second constant speed. A rigid body is suspended from ceiling of car with a 1 meter long light rod. The angle between rod and path is, एक कार है हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक, हमने ऐसे मान लिया, ठीक, ये रही हमारी कार मूव कर रही है, कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। एक रिजिड बॉडी है, सस्पेंड कर रही है सीलिंग ऑफ कार पे, उसकी लेंथ कितनी है, डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं 1 मीटर, क्वेश्चन में दिया है। तो एंगल क्या निकलेगा इसके बीच में, बताएं एंगल क्या निकलेगा। तो उसका फॉर्मूला है बेटा, ठीक, फॉर्मूला है, ठीक, 600 450 300 0 ऑप्शंस गलत है, डिग्री पे होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है, v स्क्वायर का वेलोसिटी 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, r1 दिया, g ग्रेविटी 10 ले लेना, ये आया 10, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10, और 10 इनवर्स 10 की अगर बात करें तो ये नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक, क्लियर हुई इतनी बात। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये सब डिग्री है बेटा, 60 डिग्री 445 डिग्री 300 डिग्री एंड 0, क्लियर। तो जो 10 की नियर आपका आंसर आ रहा है 10 इनवर्स 10, तो 10 इनवर्स 10 की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक। तो नियर अबाउट आंसर आपका क्या आएगा, 0, 0, क्लियर। तो ये फॉर्मूला है आपका सर्कुलर पाथ का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। Two sources of E1 and E2 EMF R1 and R2 internal resistance are connected in the parallel combination. The EMF of combination is, क्या बोल रहा है, दो सोर्सेज है E1 E2 EMF है, R1 R2 उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक साथ हम कनेक्ट करते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होंगे, क्लियर बेटा। तो इसका तो बहुत सीधा सा एग्जांपल है, आपके सामने क्लियरली दिख रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें सोचना ही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है E1 बाई E2 अपॉन E1 प्लस E2, सेकेंड दे रहा है E2 R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सी दे रहा है E2 R1, ये ऑप्शन रिपीट्स हो गए हैं, ठीक है। एंड फोर्थ दे रहा है E1 प्लस E2 बाई 2, यहाँ कर लेना आप E1 बाई R1 और यहाँ E2 R2, अब सही है, ठीक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, E2 R1
E1R2 बाई R1 प्लस R2। EMF की इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशंस पूछ रहा है आपसे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन अ AC सर्किट आर 0 ohm, 8 ohm एंड एक्सिस 6 ohm फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज, क्या होगा? ठीक, रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दिया है वो 0 ohm दिया है, ठीक है, करेक्ट कर लेना यार, 10 ohm होगा, प्लस आपको एक्सेल जो इंडक्टेंस दिया हुआ है वो 8 ohm होगा, और एक्स कैपेसिटेंस आपको 6 ohm दिया हुआ है, तो उसका फेज डिफरेंस क्या आएगा? देखो एक्सेल, ठीक, आपको दिया है रेजिस्टेंस ठीक, ये आपको दिया है R इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक, अगर हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, फेज डिफरेंस हमें निकालना है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो एक्सएल कितना है आपका 8, 6, 10, 1/5। ठीक, 1/5 आपका फेज डिफरेंस आएगा एंगल में 360 डिग्री होता है। ठीक, 5 7 से 35, 5 2 72 डिग्री नियर अबाउट, 8 मीन्स 72 डिग्री आ रहा है। ठीक, और फेज डिफरेंस जो हमें निकालना है एसी सर्किट में वो कितने एंगल्स में आता है? अगर हम देखें इसको, ठीक, 72 डिग्री को 3 एंगल्स में इसको हमने डिवाइड किया है, डिवीजन हमारा क्या चल रहा है 3 एंगल्स में। तो ये 70 डिग्री जो नियर अबाउट आ रहा है किस ऑप्शंस में आ रहा है आपको क्लियरली देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 120 डिग्री के नियर अबाउट आ रहा है, यानी कि 180 डिग्री में 70 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 120 डिग्री। ये डिग्री लगा लीजिएगा। क्लियर? 72 माइनस किया कितना आया 108 डिग्री, तो किसके नियर अबाउट आंसर आया 120 डिग्री। तो अप्रॉक्सीमेशंस में भी आंसर्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में यही है कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा तो अप्रॉक्सीमेशन में भी आ रहा है, तो नियर अबाउट ऑप्शन हम लगा सकते हैं। क्लियर? सॉरी, ठीक, तो हम ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सोप बबल्स इज 2:1 देन द रेशियो ऑफ द एक्सेसिव प्रेशर इज। देखो अब यहाँ से रेशियो पूछा है बेटा, आंसर्स आपको क्या दे रहा है 2/1 है ना, 2/1 दे रहा है, 4/1, 1/4 एंड 1/2। तो इसमें से आंसर क्या होगा? देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपकी बात करेंगे तो, प्रेशर होता है वर्क बाय एरिया, राइट? क्लियर है? प्रेशर और रेडियस का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। 2/1 सोप बबल्स दे रहा है, यानी एक तो आया आपका 4 और एक आया 1, और इन दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा 4/1। तो 4/1 ऑप्शंस कहाँ दे रहा है देखते हैं हम। दिस इज हमारा सही आंसर क्या है 4/1। क्लियर? बात हो गई इस क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ साउंड वेव, रेशियो ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी। अब उसकी साउंड वेलोसिटी हमें पूछनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, क्या आएगी? देखो बेटा, हाइड्रोजन एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16। क्लियर? अब इनके वेलोसिटी का साइज पूछ रहा है, तो वेलोसिटी देखिए क्या आएगी। अगर वेलोसिटी को हम लोग देखते हैं, S2O2 क्या है? रेशियो ऑफ द साउंड वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी बोल रहा है ना। H2O2 तो कुछ होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स में आ जाता है, H2O वाटर बनता है। तो इनके कंबाइंड मॉलिक्यूल्स हम निकालते हैं तो क्या होता है, कंबाइंड मॉलिक्यूल्स अगर हम निकालें 2n16 आ रहा है। H2 एक ऐसी वेलोसिटी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक, तो हम यहाँ से देखो ओरली हम निकाल सकते हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हम वैल्यूज़ निकालें, ठीक, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होगा, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है।
ठीक, तो 1 एटॉमिक मास होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा बताएं। यहाँ 1, सिंपल 16:1। यहाँ कुछ हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि साउंड वेलोसिटी पहुंचा तो उसका फॉर्मूला लगा है, बहुत सिंपल है। दोनों एटॉमिक मास लो और रेशियो ले लो, क्लियरली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द वेव्स द एनर्जी इज प्रोपोगेट, किस वेव में एनर्जी प्रोपोगेट करती है। अब ऑप्शंस आपको क्या क्या दिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स वेव। किस वेव में एनर्जी प्रोपोगेट करेगी, एनर्जी वेरिएशंस किस वेव में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होगा, लॉन्गिट्यूडनल्स में होगा, कि स्टेशनरी में होगा, कि ट्रांसवर्स में होगा। देखो स्टेशनरी वेव तो स्थिर है पहले से ही, इसमें एनर्जी कहाँ से प्रोपोगेट होगी, एनर्जी प्रोपोगेट तो तब होगी जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी, मीडियम से ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है ना। बचा लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बचा है तो एनर्जी कहीं ना कहीं किस पे रिफ्लेक्ट करेगी ज़्यादा, कि ट्रांसवर्स वेव पे, अनुप्रस्थ तरंगे। ट्रांसफर वेव के अंदर तो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आ जाएगा, वो भी तो उसका फंक्शन शो करने लगेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव। क्लियर। नेक्स्ट, a body of 2 kg mass is moving under a force, relation between time and displacement is x is equal to t की power 3/3 where x is meter, t in time, work done in first 2 second is okay। तो फॉर्मूला आप ये जानते हैं है ना, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको। अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, आंसर्स क्या दे रहा है, देखो ये रहा क्वेश्चन, ऑप्शंस क्लियर होने चाहिए ना। 1.6 जूल, 16 जूल, 160 जूल एंड 1600 जूल कैसे आएगा। देखो अगर हम जानते हैं t³/3, ठीक 2 सेकेंड्स में बोल रहा है वो हमसे निकालने को, अगर 2 सेकेंड में बोल रहा है तो नियर अबाउट एग्जाम्पल हमारा क्या आएगा, आंसर क्या आना चाहिए, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिफरेंशिएशन उसका लिया, मास इंटू एक्सीलरेशन आया, 2 सेकेंड्स में हमें निकालना है। d/dt ऑफ दी t³/3 कितना आएगा ये, 2t²/3 इज इक्वल टू 2 सेकेंड बोल रहा है 4/3 यानी 8/3। ठीक, 8/3 आया। फिर क्या बोल रहा है, x मीटर 2 समय में हम पहले के 2 सेकंड में निकालें, पहले के 2 में निकालें, 1 में ही आ रहा है तो 2 में कितना आएगा, 2 में आएगा आपका 16/3 है ना, 16/3 आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 3/3 जो आ रहा है 2 किलो का एक पिंड द्रव्यमान है ना, 2 किलो का, जब 2 किलो का एक पिंड द्रव्यमान ये बोल रहा है बेटा, ठीक, तो क्या है मतलब, इसको करो 3 5.5 2 10.10 1 क्लियर। इट मीन्स नियर अबाउट आंसर आपको कितना आ रहा है, 1.6 जूल। कितना आ रहा है, 1.6 जूल आ रहा है। क्लियर हुई बात। चलिए बहुत इजी है ना। देखो अगर हम निकालते हैं वर्क जूल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू एक्सीलरेशन हुआ, मास दिया 2 किलो, एक्सीलरेशन जी हम 10 मान लें, डिस्प्लेसमेंट मान लें 2 ले रहे हैं, 8/3 आ रहा है, 160/3 जूल है ना, 1.6 नहीं 160 जूल/3 आएगा, हाँ 160 है। ठीक, तो 160 जूल आपका इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। A uniform chain of L length and mass m, 2/3 part of chain is on a frictionless table and 1/3 part is vertically suspended. Work done to pull the whole chain on table is, पूरी चेन टेबल को खींचने में वर्क डन कितना लगेगा। ये तो रट्टा रटाया क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा हमें दिमाग लगाने नहीं है, mgl/3 सीधा लगा के आगे बढ़ जाइए। ये डायरेक्ट एक डेरिवेशन है। क्लियर, सबको याद होना चाहिए ये चीज़। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, अगर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की डबल हो जाए तो क्या हो? फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम इट्स टाइम, kinetic energy of the emitted electron will be increased and current will be 2 time. Okay, kinetic energy of electron will be 4 time. Okay, kinetic energy of electron will be 2 time. फॉर्मूला क्या होता है? देखो फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच बी, ठीक, E इज इक्वल टू एस सी बाई वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है C बाई वेवलेंथ, ठीक। अगर बोल रहा है इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, है ना, डबल हो जाए, अगर ये डबल होगी बेटा तो क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस भी क्या होंगे? वो भी डबल हो जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2 टाइम, ठीक, 2 टाइम हो जाए, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा और फोटो इलेक्ट्रॉन्स 2 टाइम हो जाएंगे। सेकंड रिपीट तो नहीं हो रहा है? नहीं, तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा ऑप्शन, रिपीट हो रहा है इसमें, ठीक। सही आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज्ड हो जाएगा और तेजी से करंट क्या हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा, जस्ट डबल। क्लियर हो गया आंसर? नेक्स्ट, अ कार travels half distance with 40 km per hour, rest half distance with 60 km per hour, then what is the average speed? इसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी? देखो शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो, 2s1 s2 बाई s1 प्लस s2, ठीक। देखते हैं, 2 इंटू 40 इंटू 60, 40 प्लस 60 100, 0 0 कैंसिल, 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है, बस हमें मेथड्स पता होने चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। 2 particles are moving with same velocity in the circular path r1 and r2 radius than the ratio of their centripetal force। 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, सेंटीपिटल फोर्स क्या आएगा? सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा r1, ठीक। रेशियो उनके सेंटीपिटल फोर्स का क्या आना चाहिए? सेंटीपिटल फोर्स का F1 F2, ठीक है। मास मास कैंसिल होगा, क्लियर, क्योंकि दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक। तो लिया हमने, रेशियो बोल रहा है F1 बाई F2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, ठीक। तो रेशियो किसका बोला? सेंटीमीटर फोर्स इज, तो कहाँ है ये वाला ऑप्शन? ये रहा R2 बाई R1, ठीक। क्योंकि वेलोसिटी तो स्क्वायर हो तो ऑलरेडी कट गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूरेनियम 235 एटॉमिक मास, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है न्यूक्लियस में, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जनरल क्वेश्चन है। अभी ये आपको पता होगा, एटॉमिक नंबर Z किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर कितना है? 92। तो भाई कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिंपल 92, कुछ सोचना ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस इज, नॉइस की आवाज़ में क्या होती है? सिंपल डेसिमल। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क? जर्क की यूनिट क्या होती है? इनर्शिया जिसको हम कहते हैं, ठीक। इनर्शिया की यूनिट क्या होती है? इनर्शिया की बात करें बेटा तो I इज इक्वल टू mr² मीटर और kg का हम यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। जर की बात करें तो क्या होगा? और पहला ऑप्शन मीटर सेकेंड, सेकेंड है मीटर पर सेकेंड क्यूब, थर्ड है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द लास्ट इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो
जर्क की हम बात करें, जर्क क्या होता है, एक तरह से इनर्शिया, इसकी जो यूनिट होती है वो मास में आती है, ठीक, मास के बिना नहीं होता है। ये दो चीज़ पे इनर्शिया डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे, आर पे। क्लियर? तो डिस्टेंस पे, आर पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है, ठीक। डिस्टेंस यहाँ पे है, डिस्टेंस यहाँ पे है, तो अगर हम बात करें जर्क की यूनिट फिजिकल क्या होती है, तो अगर ये क्लियरली हम बात करें तो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई मेटल इज कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है या क्यों करता है? तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? देखिए, बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, या बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या बिकॉज ऑफ हाई एटॉमिक डेंसिटी। तो इसका आंसर आपको पता है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटल क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक, आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे और हम इसके आगे करेंगे, ठीक। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अब तो हमने 19 क्वेश्चंस कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस इज, शोर के मापन की इकाई क्या होगी? बताएं, नॉइस की यूनिट क्या होती है? आवाज, ठीक। तो उसकी यूनिट होती है आपकी एक्वेस्टिक। क्या होती है? एक्वेस्टिक। तो याद रखिएगा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज एक्वेस्टिक, ठीक है, ध्वनि की। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। भौतिकी मात्रा वेग की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है मीटर सेकेंड, सेकेंड है मीटर पर सेकेंड क्यूब, थर्ड है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्थ है मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी की बात कर रहा है, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड में, क्या आया? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड कौन सा है आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट, बहुत आसान है, टफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती है ना? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, कम गलनांक के कारण। सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, उच्च तन्यता ताकत के कारण। थर्ड है सी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। डी है बिकॉज ऑफ हाई एटॉमिक डेंसिटी, उच्च परमाणु घनत्व के कारण। मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना, जो रैंडम मोशन में मूव करते हैं। प्लस तो वो ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। तो मेटल की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, यह है इसका आंसर नंबर सी, करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 23rd क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हु इन्वेंटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने इन्वेंट किया था? फैराडे ने, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड मेंडलीफ ने, सी थर्ड न्यूटन ने, डी बोर्स ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डेवलप की थी? तो दिस इज डेवलप्ड बाय द मेंडलीफ। किसने की थी? मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताई थी, है ना। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीफ ने ही सबसे ज़्यादा बताया था, ठीक है।
इनकी प्रोडक्ट टेबल सबसे ज़्यादा मांगनी जा रही थी, और फिर इसका करेक्ट कर लेना, मॉडर्न मेंडलीफ ने नहीं, क्लियर करते हैं अभी। प्रोडक्ट टेबल मेंडलीफ ने बताई थी, फिर कुछ एक्सेप्शंस उसमें एलिमेंट्स के रह गए थे, तब नील्स बोर ने आके उस टेबल्स को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो इनका आंसर एक्चुअली सही है, बोर, नील बोर्स, ठीक है। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। मेंडलीफ ने भी कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए थे, जैसे हाइड्रोजन की प्लेसमेंट नहीं बता पाए थे, है ना। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नॉन मेटल थे, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, इनको वो प्लेस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बताया था कि ये जगह में ये एलिमेंट्स होंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ये केमिकल होगी, लेकिन उसकी पोजीशंस नहीं बता पा रहे थे। तो उस पोजीशंस को नील्स बोर्स ने क्लियर किया था, ठीक है। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नील्स बोर्स ने दिया है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्या कह रहा है? What happens in an oxidation reaction? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ठीक। पहला ऑप्शन, प्रोटॉन्स आर लॉस्ट, सेकेंड ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, थर्ड ऑप्शन, न्यूट्रॉन आर लॉस्ट, फोर्थ, इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन रिलीज्ड या ऑक्सीजन रिलीज्ड होती है, वाटर गेन होता है। ऑक्सीजन रिलीज होने का मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन साइन ऊपर लगा हुआ है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो दे रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do atoms bond? एटम्स में बॉन्ड्स क्यों होते हैं, बताएं। पहला ऑप्शन, टू रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन, टू मेक एटम्स, थर्ड ऑप्शन, टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉस स्टेबिलिटी, डी ऑप्शन, टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी। एटम्स से बॉन्ड्स क्यों होते हैं? एटम्स से बॉन्ड इसलिए होते हैं क्योंकि एक कंपाउंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी होता है, ठीक, मोस्ट जो होता है। सेकंड चीज़, पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। जो दो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लिया H2O, हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन आयंस, ठीक, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक, ये जो बॉन्ड होगा ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, प्लस इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को भी इंक्रीज करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन मोशन। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन में रहते हैं, तो कैसा मोशन होता है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, सेकेंड स्पिन मोशन होता है, थर्ड ऑर्बिटल मोशन होता है, डी वाइब्रेशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। कैसा मोशन है? ऑर्बिट्स में होते हैं, ठीक, कि एलिमेंट्स शेल एन 1 2 3 nth ऑर्बिट्स तक होते हैं, तो उनका मोशन कैसा होगा? कक्षीय, यानी ऑर्बिटल मोशन, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल के बारे में किस ऑप्शन में से गलत बताया जा रहा है? दे हैव हाई आयोनाइजेशन पावर, पहला। सेकेंड ऑप्शन, दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। सी ऑप्शन, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। डी, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। तो अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल्स हैव दी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। क्या होगी? कैसी पावर होगी? हाई पेनिट्रेटिंग पावर, क्लियर। अल्फा पार्टिकल ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स में,
क्लियर। तो जो हाँ हमारा ऑप्शन कहीं होना चाहिए वो कैसा होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, दे हैव द हाई पेनिट्रेटिंग पावर। क्लियर। नेक्स्ट, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव। ठीक, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, आइसोटोप्स क्या होता है बेटा, आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक, करेक्ट कर लीजिए। आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स क्या है, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, आइसोटोप्स में एटॉमिक मास सेम होता है, सॉरी, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है और आइसोटोप्स में आपका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो जब सेम एलिमेंट्स होंगे तो क्या ऑप्शंस में से आंसर हमारा होगा, पहला ऑप्शन दे रहा है हमारा डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, बता दी वैसे मैंने आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर या सेम एटॉमिक मास, या द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, फॉर द सेम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट। ठीक, एटॉमिक मास इज ऑल्सो सेम। तो जो सही आंसर है वो क्या है, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्लियर। आपको ये चीज़ मैंने बताई ही थी कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक, ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन एलिमेंट्स। ठीक, तो दीज आर दी करेक्ट आंसर। आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, आइसोबार एटॉमिक मास सेम होता है, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ठीक, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंसुलेटर, निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर है, पहला कॉपर, सेकंड वुड, थर्ड मरकरी, डी एल्यूमिनियम। तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि कॉपर भी एक मेटल है, मरकरी भी मेटल्स है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, लकड़ी का एक नॉन मेटल है, यानी कि ये क्या है, एक इंसुलेटर है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, वुड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट्स हैं लेकिन उनका मास डिफरेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, या डी ऑप्शन आइसोमर्स। बताएं, अभी तो मैंने जस्ट ये क्वेश्चन बताया है, किस एलिमेंट का मास नंबर अलग होगा, यानी उसका एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम किसका होता है, आइसोटोप्स का। किसका होता है, आइसोटोप्स का। आइसोबार एटॉमिक मास सेम होता है, आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा। आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, एंड लास्ट इज आइसोमर्स, दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सेम, मीन्स कि एक स्ट्रक्चर होता है उसके कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, इट्स हैव द वन फंक्शनल ग्रुप बट हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर्स बहुत होते हैं इसमें ही आप लोग पढ़ते हो, इथेनॉल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इन सब का एक ग्रुप, एक होता है फंक्शनल ग्रुप, और उसके कई फंक्शनल ग्रुप हम बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वी आर एबल टू वॉक ऑन अर्थ विदाउट स्लीपिंग बिकॉज ऑफ, हम बहुत आराम से अर्थ पे चलते हैं बिना फिसले, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल, थर्ड विस्कस फोर्स चिपचिपा बल, डी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र पसारक बल। ठीक, केंद्र पसारक बल जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक, सेंटर में लगती है। तो इसमें से आंसर कौन सा रहेगा, हम क्यों चलते हैं भाई, हमें कौन चलने में मदद करता है कि हम फिसलते नहीं, गिरते नहीं हैं, और जब हम गिर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार यहाँ पे ये चीज़ कम है फोर्स।
भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमें अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है ना, वो हमें चला थोड़ी ना रही है। हमें चलने में मदद कौन करता है? फ्रिक्शन मदद करता है। तो यानी कि वो कौन होता है जो हमें गिरने से बचाता है? फ्रिक्शनल फोर्स, सिंपल, घर्षण बल। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ग्लास इज यूज टू मेक स्पेक्टिकल्स? कौन सी ग्लास यूज होती है स्पेक्टल्स बनाने के लिए? क्रुक ग्लास, पोटैश ग्लास, जैना ग्लास, सोडा ग्लास। ठीक, सिंपल से इसका आंसर है क्रुक ग्लास। ठीक, इसको तो याद ही कर लेना, क्रुक ग्लास इज यूज टू मेक अ स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, वेलोसिटी या स्पीड पे मूविंग बॉडी की, मोशन में है जो। ठीक, सेकेंड द मास ऑफ द मूविंग बॉडी, जो मोशन में है बॉडी उसके मास पे, द्रव्यमान पे। थर्ड द प्रेशर ऑफ द मूविंग बॉडी। ठीक, द प्रेशर ऑफ द मूविंग बॉडी, चलते शरीर की के दाब पे। ठीक, जो कोई बॉडी मोशन में है तो उस पर जो प्रेशर लग रहा है उस पर। डी बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, मास और वेलोसिटी बॉडी के दोनों पे। तो थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें हम लोग, व्हाट इट स्टेट्स दैट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के भी है, यानी वो दोनों पे डिपेंड कर रही है मोशन में, यानी बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन आंसर नंबर डी। क्लियर? बहुत आसान है। नेक्स्ट, रेट ऑफ वर्क डन इज, बताओ, बहुत आसान। एनर्जी ऊर्जा, शक्ति पावर, सी मोमेंटम गति, डी इम्पल्स आवेग। एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग दी वर्क कॉल्ड एनर्जी ना, यहाँ तो दर बोल रहा है, रेट। द रेट ऑफ वर्क इज डन इज कॉल्ड पावर, शक्ति। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, एमएनएस में बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, ऊपरी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, जस्ट आपको डेफिनेशन स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, टर्म्स को क्या कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, 35th क्वेश्चन कह रहा है हमसे, प्रोजेक्टाइल मोशन में द टोटल फ्लाइट टाइम इज। एक प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय होता क्या है? इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वो आवेश समय के बराबर होता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हमसे थ्राइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, 3 गुना होता है अधिकतम हाइट के। चौथा बोल रहा है 4 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, 4 गुना होता है। ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, हाइट के डबल होता है, ट्वाइस होता है। क्या होता है? तो एक फॉर्मूला था, अगर याद आए आपको, मैं उम्मीद रखता हूँ कि शायद मैं लिखूँ तो याद आ जाए। T इज इक्वल टू 2h/g। टाइम हाइट क्या है? टाइम हाइट के ट्वाइस दे रहा है। ट्वाइस ऑप्शन कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। तो 2 गुना ट्वाइस होता है मैक्सिमम हाइट के लिए। T इज इक्वल टू 2h/g मैक्सिमम, R इज इक्वल टू हमारा आता था मैक्सिमम हाइट के लिए, रेंज के लिए। तो ये टाइम और हाइट का रिलेशन। क्लियर है? फॉर्मूले देखो याद रखने हैं हमें, फॉर्मूले से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, अर्थ सरफेस से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, पहला ऑप्शन। इट्स मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट होता है। थर्ड ऑप्शन, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। क्या ऑप्शन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है पहले याद करो।
बताया था कि किसी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो क्या होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक, लेकिन वर्टिकल उसकी हम वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी जो हम बोलेंगे वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो कहीं ना कहीं हमें वेलोसिटी कांस्टेंट वहाँ पता है, और वहाँ जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारे जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जो हमारा सही जवाब है वो क्या होगा, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी गति स्थिर रहती है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, प्रोजेक्टाइल के पाथ को, रास्ते को, है ना, पथ को हम क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई, रेंज, ट्रेजेक्ट्री या फ्लाइट। क्या कहते हैं हम, ट्रेजेक्ट्री, है ना, बताया तो था, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, क्या, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं हम उसे, क्या कहते हैं हम, ट्रेजेक्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क, जर्क की फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो इसका आंसर क्या है, मीटर पर सेकेंड, बहुत इजी। नेक्स्ट 39, क्या कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस, फ्रिक्शन ऑलवेज, पहला डैश फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पहला ऑप्शन अनंत पर, इन्फिनिटी पे, दूसरा जीरो पे, थर्ड निगेटिव पे, डी नन ऑफ दीज पे। तो इसका सही जवाब है इन्फिनिटी पे। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी पे होती है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल से एक प्लेन मिरर लें हम लोग और एक ऑब्जेक्ट उसको हम मान लें, ठीक, रेज जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट रे, ठीक, कुछ इस तरह बनेगा, और इसको वापस पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जाके कुछ इमेज इसकी बनती है। तो फोकल लेंथ तो हमें कहीं मिल ही नहीं रही है, हमें इंसिडेंट रे क्या ये इन्फिनिटी पे जा रही है, ठीक, तो फोकल लेंथ तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर में क्या होती है, इन्फिनिटी पे रहती है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखें, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, रियल एंड इरेक्ट, पहला ऑप्शन, वास्तविक और सीधा, सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, सी थर्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा, डी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, आभासी और उल्टा। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, देखो, ये रहा प्लेन मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ए हेड है इसका, बी टेल, इसकी इमेज एज इट इज पीछे बन रही है, ए डैश बी डैश। बताओ कैसी बन रही है, सेम बन रही है। जब सेम होता है तो नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्लेन मिरर में नेचर कैसा रहेगा, इमेज का, प्रतिबिंब का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave mirror gives real, inverted and same size image if the object is placed। एक कॉन्केव मिरर है आपका, ठीक है, अवतल दर्पण है, लीजिए बना दिया अवतल दर्पण, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेम साइज इमेज का दे रहा है जहां ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक, पहला ऑप्शन फोकस पे, ठीक, एफ कैपिटल, सेकेंड ऑप्शन इन्फिनिटी पे, तीसरा एट सी पे, एंड डी शुड बी द बियॉन्ड सी।
ठीक, डी ऑप्शन क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तो बताएं, याद करो कहाँ होता है, मैंने ट्रिक क्या बताई थी, याद होगा तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, दूसरा सी के पीछे, तीसरा सी पे रहता है, चौथा ऑब्जेक्ट सी एफ के बीच में, है ना, फिफ्थ फोकस पे, सिक्स्थ एफ और पी के बीच में। इमेज कहाँ बनती है, 1 2 3 4 5 और 6 पीछे। तो जब ऑब्जेक्ट्स इसमें कहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जहाँ रखा गया इमेज बनी है सी पे, यानी कि ऑब्जेक्ट जब सी पे रखते हैं तो इमेज सी पे ही बनती है। तो यहाँ पे साइज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, एट सी। शॉर्टकट ट्रिक मेरी याद होगी तो आराम से आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। पावर ऑफ द लेंस, पावर है -40 डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर्स की यूनिट है पावर की। फोकल लेंथ बताइए क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f -40 = 1/f, f = -1/40। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 1 को 40 से डिवाइड करिए, 0.0022 जा, ठीक, तो 0.25 यानी आया है -0.25 मीटर। माइनस का मतलब क्या है, जब पावर और फोकल लेंथ माइनस में हो तो लेंस कैसी होगी, सॉरी प्लस में हो तो लेंस कैसी होगी आपकी, कॉन्वेक्स लेंस, और जब माइनस में हो तो लेंस कैसी होगी, कॉनकेव लेंस। ये दो लेंस याद रखिएगा, ठीक है। साइन एग्जाम में आ जाता है कि अगर पावर फोकल लेंथ प्लस में होती है तो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, अगर माइनस में होती है तो कॉनकेव लेंस। क्लियर। दूसरी बात, ये जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होनी चाहिए, ठीक, किसमें, मीटर में, तभी वो डायोप्टर में उसकी यूनिट्स कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, A concave mirror gives virtual refract an enlarged image of the object but image of smaller size than the size of the object। क्या बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, वर्चुअल और रिफ्रैक्ट एनलार्ज इमेज देता है, बड़ी इमेज देता है ऑब्जेक्ट से, बट इमेज ऑफ स्मॉलर साइज देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज का जो साइज है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो ऑप्शंस देखो क्या क्या है, एट इन्फिनिटी, ठीक, बी बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन पी एंड एफ, एट ई, ई तो कुछ नहीं होता, मतलब एट पी, एट सी ले लो, सी पर, ठीक। तो अब कहाँ रखें बताओ कि हमें वर्चुअल इरेक्ट में, तो वर्चुअल इरेक्ट हमें एक ही जगह मिलता है जब क्या होता है, बिटवीन पी एन एफ, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। मैंने अभी ट्रिक बताई थी, उसमें आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। क्लियर, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही है ही नहीं। नेक्स्ट, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में जिस वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स क्या होता है, वेयर द लाइट इज बेंडिंग व्हेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण जाती है, ठीक, तो जिस वजह से जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर ऑब्जेक्ट्स का, हर वस्तु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो रेयर डेंसर दोनों किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, है ना। तो वो उसको हम क्या कहते हैं, यू नो, अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। किसका सबसे ज़्यादा, प्रकाश में जिस वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होता है तो किसका होता है, ये डेंसर का। किसका अधिक होता है, डेंसर का। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, ऑप्टिकली डेंसर में, क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली
डेंसर, क्योंकि इसमें ग्लास की बात कर लें, हम वाटर की बात कर लें, डायमंड की बात कर लें, दे ऑल आर हैव दी ग्रेटर रफ सरफेस, बहुत ज़्यादा सरफेस ग्रेटर होता है। तो इसमें से लाइट क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी, है ना, ये रिफ्रैक्ट करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी, दोनों करेगी। तो मीडियम्स दोनों के लिए है, लेंस के लिए, मिरर के लिए, माध्यम, तो वो डेंसर मीडियम में होगा। नेक्स्ट, द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है, बताएं। क्या एनी गेसेस? बहुत आसान है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? पहला एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, सेकंड टोटल रिफ्लेक्शन, तीसरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड चौथा है टोटल रिफ्रैक्शन। तो इसका सही जवाब क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार की पोजीशन, ठीक है, बहुत पास में दिखाई देता है, एक्चुअली स्टार बहुत दूर है। अर्ली सनराइज, सनसेट होना डिले, ठीक, सन का कलर ऑरेंज कलर का, सॉरी रेडिश कलर का दिखना आपको, है ना, ये सारे क्या हैं? दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर? नेक्स्ट, convex lens focus a real point sized image at focus the object is placed। उत्तल लेंस एक वास्तविक बिंदु आकार की छवि को फोकस पर केंद्रित करता है, वस्तु रखी जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस फोकस पे रखता है ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो साइज इमेज का बनता है, ठीक, पॉइंट साइड इमेज समझ रहे हो ना, बहुत छोटी सी इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता है? अब दो जगह रखता है लेंस, तो है ना, कहाँ कहाँ देखो, कॉन्वेक्स लेंस दो जगह रखता है, देखिए एक तो इन्फिनिटी पे, दूसरा यहाँ इन्फिनिटी पे रखता है तो इमेज फोकस में बनती है, और जब ऑप्टिकल सेंटर के इधर रखता है तो वो F2 F1 के बीच में। पॉइंट साइड इमेज कहाँ बनती है? पॉइंट साइड इमेज यहाँ पे फोकस पे इमेज बहुत छोटी सी बनती है, और जो F और 2 F1 के बीच में होती है वो थोड़ी सी इतनी बड़ी बनती है ना। तो इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ बनता है? फोकस पे। तो यानी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? इन्फिनिटी पे है, जब पॉइंट साइड इमेज हमारी बनेगी बहुत छोटी सी। एक पॉइंट साइड मतलब बहुत छोटा सा होता है इमेज। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, अब ये तो बताया था पीछे, बताओ क्या? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? फोकल लेंथ मीटर में होता है, तो पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। क्लियर? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, ठीक, मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना दिया है, यानी R कितना दिया है आपको? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोल रहा है फोकल लेंथ बताएं। क्या बोल रहा है आपसे? फोकल लेंथ बताएं। ठीक, तो पहला ऑप्शन दिया 20 सेंटीमीटर, दूसरा दिया 10, तीसरा दिया 40 एंड लास्ट इज 5 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको बताया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या है? फोकल लेंथ है ना। तो 20/2 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो हमारी फोकल लेंथ क्या आई? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which part of human ear converts sound vibration into electrical signal? ह्यूमन ईयर का कौन सा पार्ट कन्वर्ट करता है ध्वनि को
कंपन में, विद्युत संकेतों में। तो ये काम किसका होता है? हैमर का होता है, ठीक, स्टीरअप का होता है, टाइम्फैनिक मेम्ब्रेन का होता है कि कॉचिला का होता है? तो उसका सही जवाब क्या है? कॉचिला। कॉचिला कन्वर्ट्स, कॉचिलिया जिसे आप लोग कहते हैं, कन्वर्ट्स sound signal into electrical signals, and these signals are transferred with the help of optic nerves. optic nerves की मदद से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? ब्रेन को, और फिर हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करती है। क्लियर? कॉचिला हो इसका सही जवाब। नेक्स्ट, What do dolphins, bat and porpoise use? डॉल्फिन, बैट, porpoise नहीं, एक्चुअली टॉर्टोइज है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। टॉर्टोइज, बैट्स और डॉल्फिन इनमें से कौन सी ध्वनि निकालती है? पहला अल्ट्रासाउंड, दूसरा इंफ्रासाउंड, तीसरा बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। बताएं। सही जवाब चाहिए। सही जवाब क्या हो सकता है? डॉल्फिन की आवाज़ सुनी है कभी? इंसान ही सुन सकता है, उसके लिए हम लोग एक वाइब्रेशंस में देखते हैं, मशीन में देखते हैं, है ना? तो वो साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स कुछ याद आ रहा होगा। इंफ्रासाउंड्स एनिमल्स के नीचे होता है, उसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बोथ ए एंड बी, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड डॉल्फिन, बैट एंड टॉर्टोइज दोनों सुन सकते हैं, ठीक। तो ये एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत, डॉल्फिन आपसे आप जानते हो बहुत ही इंटेलिजेंट है एनिमल्स हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है, इनसे ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं होता, ठीक। तो बैट्स भी अल्ट्रासाउंड्स निकालती हैं, ठीक है, टॉर्टोइज भी अल्ट्रासाउंड सुनते हैं, दे ऑल आर दी अल्ट्रासाउंड। तो कभी कभी अगर ऑप्शंस में आपको बहुत ए बी ना मिले, सिर्फ अल्ट्रासाउंड मिले, तो अल्ट्रासाउंड लगा देना, ठीक। अगर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं तो इंफ्रासाउंड भी होता है, तब आप बोथ ए एंड बी लगाएंगे। तो इस ऑप्शन का आंसर अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, ठीक है, इंफ्रासाउंड से तो बोथ ए बी ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 ईयर अप टू हियर व्हाट, हाउ मच फ्रिक्वेंसी? सिंपल 25 किलोहर्ट्ज, ठीक। ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग हीयर्स कितने फ्रिक्वेंसी तक सुन सकते हैं, 25 किलोहर्ट्ज तक, ठीक। ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा आपसे एग्ज़ाम में। रिवर्ब्रेशन ऑफ साउंड इज़ यूज्ड इन, रिवर्ब्रेशन किस में यूज़ होता है? स्टेथोस्कोप में, ट्रम्पेट्स में, मेगाफोन में, तीनों में यूज़ होते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑल ऑफ दिस। रिवर्ब्रेशन क्या होता है? गूंजना आवाज़, स्टेथोस्कोप में भी गूंजेगी, ट्रम्पेट्स में भी गूंजेगी, ठीक, मेगाफोन में भी गूंजती है, धुम 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 आवाज़ आती है ना। तो ये ऑल्स आर दी डिपेंड्स ऑन विच फिनोमिना? रिवर्ब्रेशंस, ठीक। तो सारे इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, to hear a distinct echo each time interval between the original sound and the reflected sound must be, जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, इको, जो हमने बोला आवाज़ सुनाई दी, मैंने बोला राहुल, तो कुछ देर बाद सुनाई दिया राहुल, ठीक। तो ये जो इको साउंड हमें सुनाई देती है वो कितना टाइम बाद सुनाई देती है? तो याद करो, मैंने आपको कुछ बताया था 1/10 सेकेंड टाइम। तो वो जो गूंज होती है हमें कितनी देर बाद सुनाई देती है? 0.1 सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, 0.1 सेकेंड। क्लियर? स्पीड v एप्स वेवलेंथ, ठीक, एंड द फ्रीक्वेंसी v ऑफ साउंड्स रिलेट एज, इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ,
और आपका स्पीड, क्या होगा रिलेशन? तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ, है ना। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड यानी 2πv, ठीक। एफ वी का रिलेशन वेलोसिटी और इसका, यानी कहीं ना कहीं हमको याद फॉर्मूला किसका रिलेशन दे रहा है, रिलेशन नंबर सी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेवलेंथ। क्लियर? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, ध्वनि की चाल निर्भर करती है किस पे, ध्वनि की। पहला, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, माध्यम का तापमान पे। प्रेशर ऑफ द मीडियम, माध्यम के दबाव पे। सी, टेम्परेचर ऑफ सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड, ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का तापमान पे। डी, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम, माध्यम पे। तो उसका जो सही जवाब है वो क्या है, तापमान। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पार्टिकल से मैटर है, सॉइल, लिक्विड, गैस। टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उनके स्टेट्स में चेंजेस आएगा, वो कन्वर्ट होंगी। तो स्पीड ऑफ साउंड्स भी क्या होंगी, या लाइट होंगी, क्या होंगी, वो बहुत तेज़ी से ट्रेवल करेंगी, क्या स्पीड उनकी कम होगी। तो उसका सही आंसर क्या होगा, टेम्परेचर। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर बेटा। नेक्स्ट, which characteristic is this we can distinguish between sound having same pitch and loudness? क्लियर? ये कौन सी विशेषता है हम समान स्वर और प्रबलता वाली ध्वनि में अंतर कर सकते हैं, टोन, नोट, पिच या नॉइस। तो हाँ, आपने दो चीज़ पढ़ी थी, पिच, टिम्बर, है ना, लाउडनेस, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। पिच क्या है, पिच ही तो डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन इंसान बोल रहा है। सबकी, हम सब की पिच अलग है, इस वजह से हम पहचान पाते हैं आवाज़ किसी भी इंसान की, ठीक है। तो पिच ही है वो डिफरेंस करती है। सही जवाब क्या है, पिच। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 57। लाउड साउंड कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस ड्यू टू, किसके वजह से साउंड लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, किसके वजह से। तेज़ ध्वनि किसके कारण अधिक दूरी तय कर सकती है, हायर एम्पलीट्यूड, हायर एनर्जी, हायर फ्रिक्वेंसी की हाई स्पीड। अब बताओ, लार्जर डिस्टेंस हमें प्रोड्यूस करना है, उसमें हमें क्या ज़रूरी है। एम्पलीट्यूड हायर हो जाएगा तो वो आगे जाके गायब हो जाएगी वेव्स, तो ये तो कभी नहीं होगा। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वाइब्रेट करेगा ना, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ट्रेवल कैसे करेगा। फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड, तो अगर फ्रीक्वेंसी हम हाई कर दें तो लार्जर डिस्टेंस तक लाउड साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, ऐसे, है ना, ऐसे। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट, A wave in slinky travel to and fro in 5 seconds. The length of the slinky is 5 meter. What is the velocity of wave? एक स्लिंकी है, ट्रेवल कर रही है 5 सेकेंड में, टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 5 सेकेंड में। जो लेंथ है स्लिंकी की वो 5 मीटर है, जो लेंथ है वो 5 मीटर है। 5 सेकेंड ले रहा है ट्रेवल करने में, है ना, टाइम 5 सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगी भाई, दो बार ये गया 5, ये वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 10, टाइम कितना दिया 5, कितना ले रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है, ठीक है। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए,
क्लियर। अराउंड 58 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आई होप इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें एमएनएस एग्ज़ाम के लिए किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है और क्या आना है। आपने देखा ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस बहुत थे, साउंड वेव से चैप्टर्स में क्वेश्चंस थे, वर्क पावर एनर्जी से था, ग्रेविटेशनल से था, लॉस थे मोशंस के, है ना। इसके अलावा कुछ हीट से भी आप चैप्टर को ध्यान दीजिएगा, हीट से भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगा और एमएनएस एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम गाइस, एंड टेंशन से नहीं देना पेपर, आप बहुत आराम से दीजिएगा। फिजिक्स सेक्शन बहुत इजी आएगा, बस अपनी बेसिक चीज़ों को आप क्लियर रखिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।